जी हवाई जहाज़, ये जो जहाज़ होते हैं ना, इन जहाज़ों को हर 3 साल के बाद सारे जहाज़ को खोल के पुर्जा पुर्जा करके चेक करना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर कोई छोटी मोटी खराबी बन गई है वो पता ना चले। अब ये जहाज़ जो है इसने कई जानों को लेकर हवा में उड़ने खतरा है, ठीक है। तो मैं जहाज़ की बात कर रहा हूँ, तुम जहाज़ की बात कर रहे हो। अच्छा, अब an airline is required by law to overhaul its aircraft once every 3 years। हर 3 साल के बाद ओवरऑलिंग लॉ ने कही हुई है कि करनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर फिलहाल 3 साल पूरे नहीं हुए या इवन पूरे हो भी गए हैं, तो क्या ओवरऑलिंग की कॉस्ट के लिए खुद को लायबल फील करेंगे? उसूल याद रखो, आज अगर एयरलाइन वाले बंद कर दें इस एयरलाइन को, तो क्या पहले ओवरऑल करा के फिर उसको बंद करेंगे? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ओवरऑलिंग की प्रोविजन, अगर ओवरऑलिंग लॉ ने कही भी हुई है, आपने करवाई नहीं है, तो आप उसकी प्रोविजन बुक ना करें, ठीक है। चलें देखते हैं। एन एयरलाइन is required by law to overhaul its aircraft once every 3 years, ठीक है जी। अब क्या करें, एयरक्राफ्ट वाले क्या करें, प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें, इसकी कर लें। 25 साल तक हमने जहाज चलाना है, 25 साल में कितनी दफ़ा 3 साल आएंगे, चलो जी सारी की प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें। हद होगी यार, देयर इज़ नो प्रोविजन, ऐसे जुमला ऊपर से, बिकॉज नो पास्ट इवेंट फॉर ओवरऑलिंग हैज़ इनकर्ड, ठीक है जी। ये जुमला आप, अगर ओवरऑलिंग वाला सवाल आपको आ जाता है तो इस तरह से आप ये जुमला यहाँ से लिख देंगे, ठीक है जी। मतलब बस ये एक बार पढ़ लें, वैसे ही याद हो जाता है। अब आगे कहता है वो, नो प्रोविजन इज़ रिकॉर्डेड, बल्कि यूँ लिख दें, बिकॉज नो पास्ट इवेंट, और यहाँ पर आप, ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है, पास्ट इवेंट, और छोटा ये कर लेते हैं कि यहाँ पर लिख दें, नो प्रोविजन इज़ रिकॉर्डेड फॉर ओवरऑलिंग कॉस्ट। बाकी थोड़ा बहुत अगर जुमला आपने बढ़ाना हो तो बढ़ा लें, याद करने के लिए छोटी सी बात, ठीक है। चलो कहानी ख़त्म, लें जी। तो अगर इस तरह की कोई बात आ जाए तो क्या जुमला लिखोगे, देयर इज़ नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज नो पास्ट इवेंट हैज़ अकर्ड। और पास्ट इवेंट क्या है, ओवरऑलिंग की कॉस्ट, ठीक है। देयरफॉर नो प्रोविजन फॉर ओवरऑलिंग कॉस्ट जो है वो हमने रिकॉर्ड करनी है। लेकिन एक मसला हो सकता है, क्योंकि हुकूमत ने कहा हुआ है हर 3 साल के बाद आपने ओवरऑलिंग करनी है, तो अगर चौथे साल में इन्होंने जहाज़ उड़ा दिया और शायद जहाज़ उड़ भी गया और ओवरऑल ज़रूरी तो नहीं होता ना, इस तरह से भी सही भी चल रहे होते हैं, ठीक है, और वो सेफली लैंड भी कर गया, सब कुछ ओके गया, लेकिन हुकूमत वाले पेनल्टी तो डाल सकते हैं कि तुमने ओवरऑलिंग के बगैर जहाज़ उड़ाया, तो उड़ाया क्यों, ठीक है। तो इसके लिए ज़रा मोहतात रहें, अगर 3 साल से ऊपर अरसा हो गया तो। खैर, द कॉस्ट ऑफ ओवरऑलिंग एयरक्राफ्ट आर नॉट रिकॉर्डेड एज अ प्रोविजन फॉर द सेम रीज़न वाली बात कर रहा है, ठीक है, ऊपर वाले की बात कर रहा है जी। ये प्रोविज़न भी जाहिर सी बात है, जब 3 साल गुजर जाएंगे और आप लॉ को फिर ब्रेक कर रहे होंगे, डिफ़ॉल्ट करेंगे, तब जाके फ़ाइन की प्रोविज़न रिकॉर्ड। एक जैसी एग्जांपल्स थी, ठीक है, ठीक है, बिस्किट खा ले तू। अच्छा जी, अच्छा, इवन अ लीगल रिक्वायरमेंट टू ओवरऑल डज नॉट मेक द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल अ लाइबिलिटी। लीगल रिक्वायरमेंट भी ओवरऑलिंग की कॉस्ट को लाइबिलिटी नहीं बना देती। हाँ, अगर आपने इसको लीगल रिक्वायरमेंट 3 साल से ऊपर ब्रीच करना शुरू कर दी तो फाइन तो फिर भी आ सकता है, पर वो ये नहीं कहेंगे बंद भी करना है तो ओवरऑल करा के बंद करो, ठीक है ना। तो इवन द लीगल रिक्वायरमेंट ओवरऑल डज नॉट मेक द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल अ लाइबिलिटी बिकॉज नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट टू ओवरऑल द एयरक्राफ्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ, ये फिर वो इंडिपेंडेंटली, यार ये तो समझ आती नहीं ऐसी अंग्रेजियाँ स्टैंडर्ड की जी। तो यहाँ से द एंटिटी कुड अवॉइड द फ्यूचर एक्सपेंस, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको सिखाता था, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल बाय सेलिंग द एयरक्राफ्ट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीन रिकॉर्डेड द डेप्रीसिएशन ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्स अकाउंट ऑफ द एयरक्राफ्ट, फिर वही बात आ गई, ज़रा लंबी हो रही है। डेप्रीसिएशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, जान दो बल्कि, हाँ ऐसे कर लेते हैं जी। डेप्रीसिएशन ऑफ द एयरक्राफ्ट इज़, भाई कह रहे हैं रिकॉर्डेड लिख दें। अब सही है जुमला, चलो लो जी, इसको भी याद कर लेना बस, ठीक है। बाकी आसान हो गया ना। अब जुमला क्या, कोई जुमला इस जोगा रहा ही नहीं कि इन्हों परेशानी हुए तो। There is no present obligation because no past event and no provision is recorded for overhauling cost. The cost of overhauling is not recorded, even a legal ठीक है, as provision, even a legal requirement to overhaul does not make cost of liability because no obligation exists. The entity could avoid expense by future एक्शन, जैसे कि सेल कर दें। इंस्टेड ऑफ प्रोविजन डेप्रीसिएशन, और यहाँ पर साथ आप वैसे एडिशनली आप फ़ाइन वाली बात भी कर सकते हैं कि अगर फ़ाइन अगर इम्पोज होने लग गया, 3 साल से ऊपर चले गए हैं, तो उसका रिलायबल एस्टिमेट लगाकर उसकी आपने जो है वो प्रोविजन बुक कर लेनी। चलें जी, अब आज की क्लास जिसके लिए मुनक्किद की गई थी वो आ गया। क्या काटा है जो वो समझा दूं? काटा किस लिए? अगर समझाना होता तो समझा देता, ज़रूरत नहीं है उसकी। उसको काटने के लिए मैंने बोला है आप भी काट दो उसको। भाई सादा सी बात है, आपने ओवरऑलिंग की कॉस्ट नहीं लेनी होती है फ्यूचर की, पर बस उस एयरक्राफ्ट की डेप्शन लेनी है, और अगर ओवरऑल भी करवाया तो उसकी भी डेप्रीसिएशन ही आ रही होती है आहिस्ता आहिस्ता करके। बहरहाल क्लास के बाद अब आ जाना, अलग से वो जुमला समझा दूंगा क्या कह रहा है, ठीक है। मैंने काटा किस लिए? कितने बजे यार रीइंबर्समेंट दस दो उस्ताद जी? 320 लो। स्टूडेंट ने कॉलेज के खिलाफ केस कर दिया कि कॉलेज के खिलाफ केस कर दिया, स्टूडेंट ने कॉलेज के खिलाफ केस कर दिया कि इनके जनरेटर के पास जो है वो मैं खड़ा था, जनरेटर में थोड़ी सी ऐसे आग लगी और मेरा सारा मुंह जो है वो काला हो गया। कॉलेज वाले स्टूडेंट की तरफ लायबल फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कॉलेज वालों ने सप्लायर के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि जनरेटर इसने सही नहीं दिया था, इस वजह से वो काला धुआं जो है वो बच्चे के मुंह को काला कर गया। तो अब इस तीर का रुख गलत हो गया। इस तीर का रुख ऐसे होगा, कॉलेज वाले इधर से एंटाइटल्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट का मुंह बड़ा है। ये साइड जो है कॉलेज वाली लाइबिलिटी जो शो कर रही है टुवर्ड स्टूडेंट, ये हमारी लाइबिलिटी साइड चलेगी। यानी रीइंबर्समेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एट द सेम टाइम ये दोनों ऑपरेट करेंगे। कॉलेज वाले स्टूडेंट की तरफ लाइबल फील कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस हुआ है, और कॉलेज वाले एंटाइटल्ड फील कर रहे हैं वेंडर या सप्लायर ऑफ ये जनरेटर की तरफ, ठीक है। तो एट द सेम टाइम ये दोनों चीज़ें आ जाएं जब, तो ये रीइंबर्समेंट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। इसमें आप कॉलेज वाले अगर प्रोबेबल है आउटफ्लो, रिलायबल एस्टीमेट मौजूद है, तो फिर उसकी प्रोविजन बुक करेंगे। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, 10 रुपये पानी वाली बोतल के लिए, एक रुमाल के लिए साफ़ करने के लिए, अच्छा ठीक है जी। और एट द सेम टाइम ये जो भी है, ठीक है, ये जो भी ओके, एट द सेम टाइम जो एंटाइटलमेंट है उस एंटाइटलमेंट की एंट्री होगी फिर अदर इनकम डेबिट, बल्कि सॉरी एसेट डेबिट और रिसीवेबल कह लो, रिसीवेबल डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट।
इसको आप एक्सपेंस भी क्रेडिट कर सकते हैं। ये बेसिकली रीइंबर्समेंट का कॉन्सेप्ट है। रीइंबर्समेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉलेज वालों के खिलाफ केस हुआ, कॉलेज वाले उस तरह तो लाइबल फील कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज वाले जहाँ से वो चीज़ ली थी उनके खिलाफ केस कर चुके हैं कि भाई आपकी वजह से ये मामला हुआ। कस्टमर है और रिटेलर है। रिटेलर ने कस्टमर को चीज़ें बेची हुई हैं विद वारंटी, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब 100 रुपये के लिए वो लाइबल फील कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम रिटेलर को मैन्युफैक्चरर ने भी कहा हुआ है कि यार परेशान ना होना, मैं हूँ तुम्हारी बैक पर, ठीक है जी। और ये जो मैन्युफैक्चरर है इसकी तरफ से रिटेलर जो है वो एंटाइटल्ड फील कर रहा है, ठीक है जी, एंटाइटल्ड। अब ज़रा गौर फरमाइएगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कौन कर रहा है 100 रुपये से? रिटेलर। ये बात किसकी हो रही है? रिटेलर की बात हो रही है। रिटेलर ही लाइबल फील कर रहा है, एट द सेम टाइम रिटेलर ही एंटाइटल्ड फील कर रहा है, ठीक है ना जी। इन्होंने कहा है कि जी 100 रुपये, मतलब 100 रुपये के लिए हम लाइबल हैं, 100 रुपये की हमें वारंटी बुक कर लेनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर ने कहा टेंशन ना लो, तुम्हें मैं 100 रुपया रीइंबर्स भी कर दूंगा। तो एंटाइटल्ड भी 100 रुपये के लिए फील कर रहे हैं। अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। अदर इनकम की बजाय ज़्यादा, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर क्या है उस रिलेटेड एक्सपेंस को ही कम कर दें, ठीक है ये, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है रीइंबर्समेंट का। इसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट ख़त्म है। पहली चीज़, अच्छा मैंने कॉन्सेप्ट का नाम क्या लिया है? ये रीइंबर्समेंट है, तो इस बात इसकी हो रही है। मैन्युफैक्चरर ने जो रीइंबर्स करने का बोला, बात इसकी हो रही है, ठीक है। अब 4 बातें हैं जी। पहली बात, रीइंबर्समेंट की अमाउंट प्रोविजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। रीइंबर्समेंट की अमाउंट प्रोविजन से ज़्यादा नहीं हो सकती। बल्कि इससे पहले, सॉरी आई एम सॉरी, पहली बात तो भूल गया। ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? एसिड साइड के लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, एसिड रिकॉर्ड करना है तो वर्चुअली सर्टन। वर्चुअल, एक ने बोला, खैर चलो बोल तो दिया, बाकी सारे घुग्गू बैठे हुए हैं। एसिड साइड के लिए क्या कहा था आपको? एसिड रिकॉर्ड करने के लिए वर्चुअली सर्टन होना चाहिए। एसिड साइड पे बहुत एहतियात है, अगर हाई चांस भी हो तो सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, कंटिजेंट एसिड रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहली बात मैं भूल ही गया कि आपको ये रीइंबर्समेंट जो है ये वर्चुअली सर्टन हो तो ये रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लो, एक बात। दूसरी बात, ये रिसीवेबल की अमाउंट प्रोविजन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट, आवाज मिस हो रही मुझे लग रहा है। और भाई मोबाइल वाले भाई, आवाज मिस हो रही, आवाज मिस हुई हाइब्रिड वालों। अच्छा जी, बैलेंस शीट के अंदर मुझे क्यों लग रहा है हो रही है? लेक्चर सुन रहे हो आप लोग आजकल? रोजाना सुन रहे हो? जिस दिन मैंने सुन लिया ना, ये बच्चे किसी ने कह दिया। अच्छा, बच्चे की अपनी हैंडफ्री भी खराब हो ना, मैं आपको तो नहीं कह रहा बेटा। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था? पहली बात, एसेट रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर लो जब वो वर्चुअली सर्टन हो। ये तो शर्त है ना पहली, एसेट रिकॉर्ड करना है तो पहली शर्त क्या है? वर्चुअली सर्टन हो। फिर लेकिन ये रिसीवेबल की अमाउंट, रीइंबर्समेंट की अमाउंट जो है ये प्रोविजन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, बैलेंस शीट के अंदर रिसीवेबल और प्रोविजन अलग अलग नजर आने चाहिए। और चौथी और आखिरी बात, P&L के अंदर आप इसको नेट भी कर सकते हैं रिलेटेड एक्सपेंस में से, यानी जीरो नजर आए, कोई मसला नहीं। तो मैंने 4 बातें बताई हैं, ठीक है। पहली बात रिसीवेबल को कब रिकॉर्ड करना है? जब वर्चुअली सर्टन हो।
दूसरी बात, रिसीवेबल जो है वो प्रोविजन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 100 ही हो, नॉट मोर देन दिस। तीसरी बात, बैलेंस शीट में रिसीवेबल और प्रोविजन अलग अलग दिखाने हैं, लाजिम है। पांचवी बात, पीएनएल के अंदर आपको इजाज़त है, आप चाहें तो अलग रखें, चाहे तो नेट कर लें। द कॉन्सेप्ट इज ओवर, क्योंकि अब जब लिखने की बारी आएगी तो लायबिलिटी साइड लिखना सिखाई हुई है, और बोलो, और एसेट साइड भी लिखना सिखाई हुई है पहले सवाल में, लेकिन वहां से नहीं लिखेंगे, यहीं से पढ़ेंगे। 4 जुमले यही वाले लिखने हैं जो मैंने आपको बोल दिए, बल्कि मैंने आपको लिखना ही सिखाया है। प्रोविजन के बारे में तो पहले से बता दिया ना, जो केस होगा उसकी वो बात तो वही करेंगे। जैसे लायबिलिटी के अंदर देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, रिलायबल एस्टीमेट या प्रोविजन बुक करनी है, पहली बात यहां पर आएगी, खत्म होगी। प्रोविजन बुक करनी है, पहले कॉलेज वाले प्रोविजन बुक करेंगे, फिर रीइंबर्समेंट बीच में आएगा। तो रीइंबर्समेंट के बारे में ये 4 बातें आपने लिखनी है, बस कहानी खत्म। पहली बात, रिसीवेबल रिकॉर्ड करो जब वर्चुअली सर्टन हो, रिसीवेबल की अमाउंट ज्यादा ना हो प्रोविजन से, बैलेंस शीट में अलग और पीएनएल के अंदर नेट कर सकते हो। पढ़ें जरा। वेयर सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड, वेयर सम और ऑल ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन, यानी कि जब अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड है टू सेटल अ प्रोविजन, सारी या कुछ, इज expected to be reimbursed, is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recorded when and only when it is virtually certain that reimbursement will be received। ठीक है जी, अगली बात छोड़ो। The reimbursement shall be treated as a separate asset in balance sheet, बेशक लिख लो आगे। The amount recorded for reimbursement shall not exceed the amount of provision, कोई नई बात। In income statement the expense relating to provision may be presented net of amount recorded for reimbursement। कहानी खत्म, ये मैंने आपको याद करा दिया पहले ही। बोलो, यहां से लिखना शुरू करोगे, ये मैं यूं लिखूंगा, reimbursement shall be recorded when it is virtually certain that reimbursement will be received। The reimbursement shall be treated as a separate asset in balance sheet and in statement of comprehensive income it may be presented net, और ये वाली बात, amount recorded as reimbursement shall not exceed the amount of provision। ठीक है, बाकी सारी बातें दफा करो जी बेटा। बेटा ये ऐसे नेट ही किया है, ये नेट ऐसे करेंगे, अमाउंट बराबर है ना, ये नेट ही तो किया है। जीरो हो, ये देखो तो सही, ऐसे करे, ऐसे ऐसे जूम किया हुआ यार, तुम तंग करते हो, ये ऐसे। ओके चलें, अब ये देखो, बाकी बातें याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद करो। ओ भाई किधर गया, कौन सा सफा था? 323। इधर रहना, बदतमीज, समझाया मैंने इसको, टेंशन न लेना जी। रीइंबर्समेंट शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टन दैट रीइंबर्समेंट विल बी रिसीव्ड। अब इधर देखो, उसके बाद ये वाली लाइन लिखनी पड़ भी सकती है, नहीं भी। अगर तो आपके सवाल में रीइंबर्समेंट एक्सीड कर जाए तो ये लाइन लिख देना, और रीइंबर्समेंट को लिमिट करना प्रोविजन तक मैक्सिमम, ठीक है। ना हो तो ये लाइन छोड़ भी सकते हैं। फिर ये वाली बात, रीइंबर्समेंट शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट एसेट इन बैलेंस शीट वाइल इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सपेंस में बी प्रेजेंटेड नेट ऑफ रीइंबर्समेंट। ठीक है बेटा, सही है। चलो सवाल देखो, ये ज़रा मैं मिटा रहा हूँ, अब अपना सवाल बना रहा हूँ इसको। ज़रा सवाल देखें, सवाल यही था, ज़रा मैन्युफैक्चरर को थोड़ा सा इतना भी बड़ा ना करें मैन्युफैक्चरर को। चलें जी, लें जी, सवाल आपके सामने है, इससे अगला देखें ज़रा। सवाल नज़र आ रहा है आपको कि नहीं नज़र आ रहा? A retailer
A retailer company estimates that it will cost rupees 100,000 to fulfill its obligation in respect of guarantees offered to its customer. The manufacturer, however, offers a guarantee to retailer company. ठीक है, वो क्या कह रहा है जी, रिटेलर कंपनी जो है वो गारंटी ऑफर करती है कस्टमर्स को, वारंटी टाइप, और मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेलर को, वही जो मैंने तस्वीर बनाई हुई थी। ठीक है, अब ए पार्ट पहले देखो। द रिटेलर द एंटायर, अच्छा वो कहता है जी लाख रुपए क्या है कॉस्ट है उस गारंटी की, उस वारंटी की। द एंटायर 100,000 इज वर्चुअली सर्टन ऑफ बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। देखें जी, लाइबल फील कर रहे हैं कितना, मिस्टर रिटेलर लाइबल कितना फील कर रहे हैं, 100 का, और एंटाइटल्ड कितना फील कर रहे हैं, 100 का। सही है, वो 100 ही था, माशाल्लाह, सवाल तो हुआ पड़ा था पहले ही। चलें, गुड। अब पहली एंट्री क्या होगी जी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है जी, और दूसरी तरफ रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से जी, तो 100 ही है, 100 पे ही रखना है, क्योंकि ये 100 क्या है, वर्चुअली सर्टन टू बी रिसीव। ठीक हो गया, बैलेंस शीट के अंदर 100 अलग एक्सपेंस नेट करके शो कर सकते हो, अलग भी शो कर सकते हो, इनकम अलग एक्सपेंस अलग नेट भी कर सकते हो, ऑप्शन है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ने मे का वर्ड यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर मे नहीं है, यहाँ पे लाजिम है कि एसेट और प्रोविजन अलग अलग नजर आए, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हैं नेट। ठीक हो गया जी, सेकंड पार्ट। अच्छा, अब ये नोट कर लें, ये कौन सी एग्जांपल है, एग्जाम्पल 7 का ए पार्ट का सोल्यूशन ये है। ठीक है, अच्छा अब पार्ट बी होने लगा, करें। अब पार्ट, पिक्चर तो नहीं कोई ले रहा, पार्ट बी, तो जी बी है तो फिर ए को छोड़ दें। अब बी, एन अमाउंट ऑफ 120,000 इज वर्चुअली सर्टन ऑफ बीइंग रिसीव्ड। वर्चुअली सर्टन, वर्चुअली सर्टन तो 120 है, वर्चुअली सर्टन तो 120 है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो ठीक है। वर्चुअली सर्टन तो 120 है, ये ना कहो वर्चुअली सर्टन तो 120 है, पर मसला क्या है, हम प्रोविजन को, मैं कह देता हूँ, चलो 120, ये 120 है ना, पी पार्ट, 120 लिखकर साथ ही याद आया, ओहो, रीइंबर्समेंट की अमाउंट तो मैक्सिमम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू प्रोविजन अमाउंट। ठीक है, तो आंसर वुड स्टिल बी सेम। अब रहेगी बाकी 20 रुपए की बात, मतलब इतना सखी निकला हमारा मैन्युफैक्चरर, उसने कहा तुम्हारा 100 खर्चा हुआ है, जाओ मैं 120 देता हूँ, क्या याद करोगे, जाओ, तुम्हारी बदनामी बड़ी होगी, जाओ 120 देता हूँ। तो 120 नहीं रिकॉर्ड कर सकते हम, हाँ जब मिलेंगे एक्चुअल में, जिस दिन 120 आ जाएंगे अगले पीरियड में, जब भी आएंगे, तो तब 100 तो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, वो ऊपर वाला 20 जो है उस वक्त आप अदर इनकम में डाल देना। फिलहाल आप रीइंबर्समेंट कहते हुए इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये जनाब बी का सलूशन आ गया जी। चलें आगे, चलें फिर अब सवाल देखें। ये क्वेश्चन नंबर 8, नाबा, नाबा बाबा, ना बाबा जी। एग्जाम्पल 8 पेज 323 था। अच्छा जी, एनपीएल इज प्रिपेयरिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2017। फॉलोइंग इश्यूज आर अंडर कंसिडरेशन। ऑन 15 मई 17 a kaboom occurred at one of NPL's factories. Several claims were filed. Tamaka. Several claims were filed by affected employees against NPL. The details are as under. 7 injured employees made claim before 30 June and further 3 इंजर्ड एम्प्लॉयज लॉज क्लेम इन जुलाई। अच्छा, अब IS 10 होपफुली मंडे को हमने पढ़ना है,
वो पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये 30 जून और 10 जुलाई का कोई चक्कर नहीं है, सादा सी बात है। काबूम काबूम धमाका अगर हमारे साल में हो गया है तो फिर 7 पहले आए हैं और 3 बाद में आए हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है हमें। हम 10 लोग आ गए हैं बस, सादा बात है, 10 लोग आ गए, क्योंकि पास्ट इवेंट असल में क्या है, धमाका। तो धमाका अगर हो चुका है तो ये 10 लोग आ गए हैं। ये 10 के 10 का क्लेम अब जो है वो इसको हम देखेंगे, इसको हम एवेल्यूएट करेंगे। अच्छा जी, अब लो जी केस हो गए जी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ, 10 बंदों ने केस कर दिया। हम चले गए वकील साहब के पास, उन्होंने कहा जी बताएं, अकॉर्डिंग टू एनपीएल लीगल एडवाइज़र द प्रोबेबिलिटी दैट एनपीएल वुड बी डिटरमिन्ड टू बी नेग्लिजेंट इज, अगर इस चीज़ का, अगर हमारे कसूरवार होने का चांस 80% है तो मतलब हम हार रहे हैं, ठीक है। नेग्लिजेंट हमारा कसूर है, ठीक है, इस 80% हमारा कसूर है, यूँ कह लेना, ठीक है। 80% चांस है कि हमें कसूरवार ठहराया जाएगा, इसका मतलब 20% चांस है कि हमें नहीं ठहराया जाएगा, ऐसा ही है। तो 80% चांस उनके जीतने का है, 80% चांस हमारे हारने का है, ठीक है। अच्छा, तो भाईजान गड़बड़ तो हो गई। फिर आप प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, जो क्या है इस केस के अंदर, लो जी एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ हैं और इन्होंने एनपीएल के अगेंस्ट, नाबा के अगेंस्ट केस कर दिया, ठीक है जी। अब नाबा वाले जो हैं वो लायबल फील करेंगे इधर, और कितना लायबल फील करेंगे, क्योंकि देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट है, प्रोबेबल है आउटफ्लो। अगर तो रिलायबल एस्टिमेट मिल गया तो प्रोविजन बुक करेंगे, ना मिला मजबूरी है कंटिजेंट लायबिलिटी बुक करेंगे, ओके। ठहरो, इफ एनपीएल इज फाउंड नेग्लिजेंट, और अगर हम कसूरवार ठहरे, द एस्टिमेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच पे आउट विल बी, अब ये लीगल एडवाइजर ने जो बात बताई है यही हमारे पास लायबल एस्टिमेट होता है, ठीक है। तो हमने 10 इंटू 1 कितने मिलियन, 10 मिलियन का के लिए ख़ुद को हमने लायबल फील करना है। हमने फ़ौरन क्या एंट्री पास की, अच्छा ये एंट्री नहीं करनी, एंट्री तो मैं कर रहा हूँ, आपने तो शाम वाली क्लास से पहले पहले ये लिख लेना है, कोई मौका मिला तो खुद से अपने अल्फाज में, फिर मैं लिखवाऊँगा, ओके। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से, अब यहाँ पे वो लायबिलिटी साइड लिखनी है जो आपको लिखवाई हुई है, ठीक है। द कंपनी विल रिकॉर्ड आ प्रोविजन एट 30 जून जो भी है, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन विच ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, ब्रैकेट में लिखोगे एक्सप्लोजन, ठीक है, एंड रिलायबल एस्टिमेट गिवन बाय एंड द आउटफ्लो इज प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टिमेट एज गिवन बाय लीगल एडवाइजर इज 10 मिलियन, ब्रैकेट में लिखोगे 10 इंटू 1 फुल स्टॉप, कहानी खत्म, लिख लोगे ना जैसे लिखवाया था। अगली बात इधर से जी बेटा, कहाँ सवाल आया, धमाका कब हुआ है, हाँ तो फिर क्या करें, IS 10 नहीं पढ़ा हुआ, एक दिन सब्र करें, ठीक है। हम इम्पोर्टेंस देंगे उस इवेंट को जो हमारे साल में हो चुका, पहले ना अगले 3 को महीने बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में ही होती हैं, तो हम बहुत सारे काम उसके अंदर कर लेंगे जो हमारे साल से रिलेटेड है। लेकिन अभी IS 10 चूँकि नहीं पढ़ा तो मैंने सिंपल ये बात कर दी कि इस डेट पर फोकस ना करें, बस 3 हैं या 7 हैं, ये टोटल 10 हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ धमाका हमारे साल में हुआ तो बस 10 लोगों का क्लेम है। अभी हमने ये नहीं सोचना कि कौन कब आया है, धमाका कब हुआ है ये सोचें, धमाका हमारे साल में हो गया, ओके। अच्छा जी, अब नाबा वालों ने भी जनाब इंश्योरेंस कराई हुई थी अपने मुलाजमों की, 80% ऑफ ऑल सच पे आउट्स आर रिकवरेबल अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है जी। तो अब यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी आ गई, इंश्योरेंस कंपनी वालों की तरफ से अब नाबा वाले क्या फील कर रहे हैं, एंटाइटल। कितना एंटाइटल फील करेंगे जी, 10 मिलियन अगर पे आउट करना पड़े तो उसका 80% इधर से इनको मिल जाएगा, यानी 8। अब इस 8 की एंट्री ये क्या करेंगे, ऑल सच पे आउट्स आर रिकवरेबल अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हुआ है अगर ऐसा कोई भी पे आउट आपको करना पड़ेगा तो उसका 80% हम देंगे, तो वर्चुअली सर्टन है, बोलो। तो इसकी एंट्री करोगे, नाबा वाले इसकी एंट्री करेंगे, रिसीवेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट,
80 कहाँ से हो गया और 100 कहाँ से हो गया? ये तो 10 और 8 था। चलो हाँ जी, अब लिखना है, ये साइड लिखवा दी आपको मैंने, मतलब आपने लिखनी है, आपने लिखनी है और फिर चेक करना है। अब ये साइड चूंकि नई है, ये मैंने पहले ही बोल दिया आप, इस बारे में आप यूँ लिखोगे कि द रिकवरी ऑफ 8 million फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इज वर्चुअली सर्टन, देयरफॉर अ रिसीवेबल ऑफ 8 million शैल बी रिकॉर्डेड बाय नाबा, फुल स्टॉप। अगली बात ये वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है, द रिसीवेबल मस्ट नॉट, ये वाली अमाउंट रिकॉर्डेड शैल नॉट एक्सीड, क्योंकि वो एक्सीड कर ही नहीं रही तो ये लिखने की ज़रूरत। हाँ, लेकिन बाकी 2 लाइन लिखो, कौन सी? द रिसीवेबल शैल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इन बैलेंस शीट, हाउएवर इट मे बी प्रेजेंटेड नेट विद रिलेटेड एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। ओके डन, ये आपका सोल्यूशन, कर लोगे ना? अच्छा, अब कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, एडिशनल 4 एम्प्लॉइज मेड क्लेम बिफोर 30 जून। वो कहने लगे, 4 लोग और आगे, कहते हैं हमें कोई जख्म शख्म तो कोई नहीं आया, लेकिन जब से धमाका हुआ है ना, हमारी तबीयत कुछ, सर में दर्द सा रहता है, आंखों में चुभन सी रहती है, घर पे बैठे होते हैं, बैठे बैठे बीवी बच्चों के दरमियान में, और फिर हम खो से जाते हैं, हमें शक्लें नज़र आती हैं उन जख्मियों की, और रात को सोते सोते एकदम से हम उठ जाते हैं, डर जाते हैं, हम बहुत स्ट्रेस में हैं इस वक्त, तो हमें कुछ जख्म तो नहीं आया, लेकिन जो हमें ये स्ट्रेस मिला है ना आप लोगों के इस धमाके की वजह से, आप लोगों की जो नेगलेंस में धमाका हुआ है, ठीक है, हमें उसकी कंपनसेशन पे करें। अब अगर पाकिस्तान ना हो तो ऐसे भी क्लेम्स सक्सेसफुल होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको पता नहीं है, ठीक है, जहाँ पे लोगों को बहुत अहमियत दी जाती है। तो 4 एम्प्लॉइज मेड क्लेम बिफोर 30 जून सीकिंग कंपनसेशन फॉर द स्ट्रेस रादर देन इंजरी caused to them. If these claims succeed, legal advisor is of the view that estimated average cost of each payout will be 0.7. However, according to legal advisor, the chance that these employees will succeed is, अब ये क्या है? Probable? अब बोलो, ये तो बात हो गई पहले पॉइंट की। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो प्रोबेबल हो तो जर्नल एंट्री करते हैं जी नहीं करते हैं। सॉरी, पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है, ये लेस देन 50 पॉसिबल है, सॉरी, तो पॉसिबल है, हालांकि रिलायबल एस्टीमेट मौजूद है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट हो चुका, रिलायबल एस्टीमेट मौजूद, लेकिन प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है। तो पॉसिबल हो तो जर्नल एंट्री नहीं करते, बल्कि डिस्क्लोज करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ, बस सही है ना? तो ये जुमला आप लिख सकते हो, ये मैंने लिखना सिखाया हुआ है, ठीक है ना, ये लिख लोगे। अच्छा, अब अगर आपने प्रोविजन बुक ही नहीं की तो मेरे ख्याल में ये वाली बात तो करने की भी ज़रूरत नहीं है, रीइंबर्समेंट की बात करें ही ना। अगर ज़बरदस्ती करनी है तो आप कर ले, मुझे नहीं लगता है कि अपने सोल्यूशन के अंदर की होगी, क्योंकि रीइंबर्समेंट का तो मतलब जिक्र ही तब आता है जब प्रोविजन बुक हो। उन्होंने ऊपर लिखा ऑल सच पे आउट, मतलब ये कि अगर इन स्ट्रेस वालों को भी ये लोग देते हैं कोई पैसे, तो स्ट्रेस वालों के पैसों का भी 80% इंश्योरेंस वाले पे करेंगे। तो करना चाहो तो बेशक इस पर भी डिस्कशन कर दो कि एज देयर इज नो प्रोविजन रिकॉर्डेड फॉर दिस दीज एम्प्लॉइज, देयरफॉर नो रीइंबर्समेंट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, ठीक है ना? ये लिखना चाहो ज़बरदस्ती लिख लो, ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अब 5 मिनट हैं, ठीक है, ज़रा बुला लें असगर को। बात सुने, ये लिखना लाजमी है, ठीक है। अब मैं ना आपको पता है क्या बताने लगा हूँ, रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। ओए होए, हाँ, इसकी बुनियाद तो अभी डालना ज़रूरी है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आपको ना मैं इंशाल्लाह जब मंडे को मिलेंगे ना हम, तो हम पास पेपर्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब वो पास पेपर्स कर रहे होंगे तो आपको नज़र आएगा हर सवाल के अंदर ये घुसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और चुप कर जाओ, असगर आ रहा है ना, चुप कर जाओ, तसल्ली से पढ़ेंगे, लेकिन शाम को भी तो पढ़ना है बहुत कुछ। मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर 12 पे हमारा ईयर एंड हो रहा है, और यहाँ पे कोई मतलब साल से पहले वी अनाउंस्ड, अच्छा रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है यही तो मैंने शाम को पढ़ाना है, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है वो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ।
होती क्या है मैं नहीं बता रहा, बस कुछ आपको फैक्ट्री बंद कर रहे हैं हम एक, ठीक है। तो वी अनाउंस्ड ऑन दिस डेट, असगर नहीं आया, वी अनाउंस्ड ऑन दिस डेट दैट, असगर भाई जरा सर निकले तो बताना, ठीक है, मतलब निकले नहीं, जब उड़ जाए सीट से तैयारी शैरी करना शुरू करें तब। वी अनाउंस ऑन दिस डेट दैट वी आर गोइंग टू क्लोज आर दही डिवीजन, योगर्ट दही, वो जो आप मेरे दिमाग की आप लोगों ने बनाई होती है दही, वो वाली दही जी। वी आर गोइंग टू क्लोज आर दही डिवीजन ऑन 31 मार्च 13। लो जी, ये जनाब हमने डेट डिसाइड की है और इस डेट को हमने कम्युनिकेट कर दिया है। वी अनाउंस्ड, भाईजान आम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, दही बनाने वाली फैक्ट्री बंद होने जा रही है। 50 लोग वहां पे काम कर रहे हैं इस वक्त, क्या ख्याल है, ऐसे जाएंगे वो? ना जाएंगे ना जाने देंगे। तो इसलिए फिर हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है उन लोगों की भी, ठीक है। उन लोगों को अगर हमने फारिग करना है, रिडंडेंट करना है, तो उनको कुछ घर पैसे देकर भेजने पड़ेंगे कि यार साढ़े शुरू लोगों नहीं बनानी असी दही यार, आप ये पकड़ो 6-6 महीने की तनख्वाहें, 3 महीने याशी करो, 3 महीने नौकरी ढूंढो, हमारे सर से उतरो, हम नहीं करना चाह रहे काम यार, कैसे करें? आप सड़कों पे आ गए हैं, एहतजाज, नामंजूर नामंजूर, हमारी मांगे पूरी करो। भाई नहीं कर सकते, हमने नहीं बनानी दही यार, हम कुछ और काम करना चाह रहे हैं यार, हमारी मर्जी यार, तुम्हें तकलीफ है ये पकड़ो 3 महीने की 6 महीने की तनख्वाह पकड़ो जाओ। बात समझ आई? तो सबसे पहली चीज जो इस दिन, वैसे तो टेक्निकल बातें तो इंशाल्लाह शाम को पढ़ाऊंगा ही इसकी कि रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है और ये अनाउंसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब अनाउंसमेंट हो जाए ना तो अगलों के दिल में वैलिड एक्सपेक्टेशन अब डेवलप हो जाती है। तो अगर ये हो गया है, अनाउंसमेंट हो गई है और अगलों के दिल में उस वजह से वैलिड एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई है, तो फिर 31 नंबर 12 पे खड़े होकर हम प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग बनाते हैं। लेकिन ये प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग जो होती है ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। क्या है? अनाउंसमेंट वो मसला है जिस वजह से ये हम पे पड़ गई है। पास्ट इवेंट क्या है? अनाउंसमेंट। इसमें ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, कोई लीगल नहीं है। ओके, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, हमने जो अनाउंस किया है उस वजह से अब कि हम क्या वो इसकी प्रोविजन बुक करेंगे। अब प्रोविजन बुक करेंगे तो क्या क्या बुक करेंगे? प्रोविजन में क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहली और अहम बात, स्टैंडर्ड में से पढ़ाऊंगा ही, स्टैंडर्ड में से तो पढ़ाऊंगा ही, वहां पे लिखा हुआ है वो खर्चा जो नेसेसरीली एंटेल्ड हो बाय रीस्ट्रक्चरिंग, ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे मैंने मिसाल दी कि 50 मुलाजिम रखे हुए हैं, उन्हें घर भेजना है, हर मुलाजिम को 1 लाख रुपया देकर भेजना है। अगर उसकी मिसाल के तौर पे जो है वो 25,000 रुपये तनख्वाह है हमारे पास, वो जो वर्कर्स थे, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो उन्हें कहा 4 महीने की तनख्वाह पकड़ो, राउंड फिगर बनाइए, ठीक है। तो लाख रुपए उनको पकड़ाने। अब 50 लोगों को लाख रुपए पकड़ाने, तो 50 लाख की प्रोविजन बुक कर लो। ये स्टैंडर्ड कहता है कि प्रोविजन बुक करो रिस्ट्रक्चरिंग में किस चीज़ की? वो खर्चा जो रीजन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, जो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से आप पे पड़ रहा है। भाई इसको कहते हैं रिडंडेंसी कॉस्ट। क्या कहते हैं जी? रिडंडेंट करने की कॉस्ट, जो आप लोगों को रिडंडेंट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, रिडंडेंसी कॉस्ट। ये रिडंडेंसी कॉस्ट आपका रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से ही तो पड़ रहा है ये खर्चा। एक तो इसकी प्रोविजन बुक कर लो। हमने कहा अच्छा जी ठीक है, 3 लोगों को साइड पे कर लो, ये 3 लोगों को साइड पे कर लो, इनको हम नहीं निकाल रहे, बाकी 47 लोगों को आप निकाल दो। तो 47 एम्प्लॉइज हैं, इन 3 को, ये बड़े हमारे कीमती ज़बरदस्त दही बनाते थे दिमाग की। तो हमने कहा ये तो आगे जो है ना इनको जूस डिवीजन में भेजेंगे, जो जूस भी अच्छा बनाएंगे, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, इनको वहाँ पे ट्रेन करें, इनको नहीं निकालना, ठीक है, बड़े काम के लोग हैं। तो 47 एम्प्लॉइज़ को आपने निकाल दिया। तो 47 एम्प्लॉइज़ की रिडंडेंसी कॉस्ट जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग क्रेडिट। कितने लोग हैं जी? 47, 1 लाख हर एक को दो, तो 47 लाख की प्रोविजन बुक कर लो, ठीक है। ये बात करने के बाद ना मेरे बच्चों, मैं आपको अब शाम में पढ़ाऊंगा वो चीज़ें जिसकी प्रोविजन नहीं बुक करनी। प्रोविजन बस नॉर्मली इसी की बुक करनी होती है, ठीक है, और प्रोविजन नहीं किसकी बुक करनी, ये बातें इंशाल्लाह शाम में आ रही हैं आपके शहर में, ठीक है जी।
ये प्रोविजन बुक करनी है। रिस्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर पास पेपर में इसकी एडजस्टमेंट आई होती है। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 8 था होमवर्क में, किया बच्चों ने? अच्छा सवाल था, जरा मुश्किल था ये वाला सवाल, है ना? हो सकता है वो भी शाम में 10-15 मिनट मिल गए तो मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।